Hello students, welcome back in my physics class of class 11th or today I will explain the topic surface energy of the liquid, right? और इसके बाद के टॉपिक देखिए जो हमारा टॉपिक है दैट इज द सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। हमने पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स बताया था कि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पर सरफेस टेंशन एक्सप्लेन किया था कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उस पे नीचे की ओर मॉलिक्यूलर फोर्स, नीचे की ओर कोहेसिव फोर्स एक्ट करता रहता है। फिर मैंने क्या कहा था, इस फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाते हैं और सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। ये सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन था। इसको आप दूसरे तरीके से समझिए कि क्या अगर किसी लिक्विड का हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे? मान लीजिए ये ग्लास में वाटर है, इसका सरफेस एरिया इतना है, यस। अब इस ग्लास के वाटर को हम इस कंटेनर में करेंगे तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया इतना हो जाएगा, राइट? तो सरफेस पे आने के लिए क्या होगा, इनर मॉलिक्यूल्स ही तो सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे। तो क्या होगा, इन इनर मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे आने के लिए उन पे क्या था, नेट फोर्स तो जीरो लग रहा था ना, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो इन इनर मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे आने के लिए जो अभी डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ना, यस। और यही वर्क मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यस। मतलब कोई मॉलिक्यूल नीचे से अगर ऊपर आ रहा है सरफेस पे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। मैंने साफ बताया कि ग्लास के वाटर का सरफेस ये है, इसको अगर इस कंटेनर में डालेंगे तो इसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा। तो इनर मॉलिक्यूल्स को सरफेस पर आने के लिए जो डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, यस। और यही वर्क मॉलिक्यूल्स में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज देखिए, आपको मालूम है कि जब एक्सपेंशन होता है, एरिया का एक्सपेंशन होता है, तो क्या होता है, कूलिंग होती है, ठीक है ना, कूलिंग होती है। और कूलिंग होने पर जैसे एक्सपैंड करके कूलिंग हो गई तो इसका टेम्परेचर डाउन हो गया ना। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सराउंडिंग से भी एनर्जी मिलेगी, हीट, राइट? इसका मतलब सरफेस की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा, राइट? जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो यानी सरफेस की एनर्जी बढ़ गई। यानी सरफेस एरिया जब हम इंक्रीज करते हैं तो सरफेस की एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपको मालूम है सिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए यानी इक्विलिब्रियम के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, यस। स्टेबिलिटी के लिए, सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, एरिया बढ़ने से इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो अब इसको कम कैसे करें स्टेबिलिटी के लिए? तो मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाते हैं जिससे इसका एरिया, सरफेस एरिया कम हो जाता है। और ये तो सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन हो गया। लेकिन मैंने पहले क्या बताया कि जब सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जा रही है। तो ये कहा गया है द एनर्जी ऑफ पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, एनर्जी ऑफ पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज सरफेस एनर्जी। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। और उसी टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए सराउंडिंग से भी एनर्जी आती है, यस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट इज द कंडीशन, क्लियर? तो दिस इज अबाउट द सरफेस एनर्जी। और अब हम इसके बाद जो टॉपिक बताने जा रहे हैं आपको, सरफेस टेंशन और वर्क डन, यानी एरिया को इंक्रीज करने में जो वर्क डन हो रहा है वो कितना होगा, सरफेस टेंशन के फॉर्म में। उस रिलेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहले आप क्या करिए, इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा करके नए लेक्चर से शुरू करूंगा, मतलब नया पॉइंट, यस। पॉज करके नोट करिए स्टूडेंट्स। अभी क्या कर रहा हूं मैं, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया डिस्कस कर रहा हूं। देखिए ये एक हमारा एबीसी बैंड वायर है,
इसके ऊपर एक वेटलेस XY स्ट्रेट वायर रखा हुआ है और इस बीच में एक लिक्विड फिल्म, सोप सोल्यूशन की फिल्म बनी हुई है। अब आपको मालूम है कि surface tension wants to, due to surface tension, any liquid or surface wants to reduce its surface area and therefore this film wants to reduce its area। तो उससे क्या होगा, ये वायर भागेगा ऊपर की ओर जब फिल्म अपना एरिया रिड्यूस करेगी, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, वायर को यहीं स्टेबल रखना है। तो फिर इसके लिए क्या चाहिए कि जिस फोर्स से ये वायर ऊपर जा रहा है उतना ही फोर्स हमको डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा। ये डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द वायर आल्सो। वैसे वायर हमारा वेटलेस है, माना ये क्या है, लेकिन कुछ तो वेट होगा, तो इंक्लूडिंग द वेट ऑफ दिस वायर। तो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अब क्या किया मैंने, इस वायर को नीचे शिफ्ट किया, यानी इसका एरिया बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया मैंने एरिया, डेल्टा एक्स। इसको इस को L और M ले रहे हैं। यहां पे मैंने लिखा है L M और यस। तो अब मुझे इसका एरिया बढ़ाना है तो इसको नीचे करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसको नीचे शिफ्ट किया तो आप देखिए क्या हुआ कि इसका एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। तो अब ये फिर ऊपर जाना चाहेगा, तो इसको ऊपर ना जाने देने के लिए हम क्या करें, इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएं। तो अब क्या देखा ये गया कि ऑन इंक्रीजिंग द एरिया, that is the length of the film, the force applied also increases to keep it in equilibrium। yes, देखिए ये F हो गया। फिर अब ये F इससे अलग है, this force is greater than, तो इससे देखा क्या गया कि force is directly proportional to L। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए liquid film is formed between band wire ABC and weightless straight wire LM, ABC and LM. Due to surface tension, film will reduce its surface area and hence wire LM will move up. To keep it at rest, we will have to apply equal force downward। और इस एरिया को इंक्रीज करने के बाद हमने देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द फिल्म, दैट इज F प्रोपोर्शनल L। अब क्योंकि ये फिल्म है तो फिल्म की दो सरफेस एरिया है ना, तो इसीलिए लेंथ क्या हो गई, डबल। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, दिस इज 2L। तो क्या हुआ, F इज इक्वल टू T इंटू 2L, where T is the proportionality constant and is the surface tension। This is your equation number 1। अब आप देखिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये फिल्म ये वायर जो है यहां से यहां लाया गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स का। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए इन एक्सपेंशन ऑफ area, if work done is W, therefore W is equal to F into delta x। yes, F into delta x। अब स्टूडेंट्स F क्या है, this is T into 2L into delta x। देखिए डायग्राम चेक करिए, this is L and this is x। तो L into x क्या हो जाएगा, that will be the area 2 times and therefore we will write it as T into delta A। delta A is the change in area। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने में जो वर्क डन आ रहा है W is equal to T into delta A। और इस फॉर्मूले को हम लोग कहां यूज करेंगे, इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा कि एक बड़ी ड्रॉप है और उसको हम छोटी ड्रॉप में एक्सपैंड कर ब्रेक करते हैं, तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ना। तो कितना वर्क डन होगा, एनर्जी लॉस होगा या एनर्जी गेन होगा। तो W मतलब एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। चेंज इन एरिया निकाली, W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। यानी एक ड्रॉप को 27 ड्रॉप में किया गया है, 27 ड्रॉप को एक ड्रॉप में किया गया, तो सरफेस एरिया तो चेंज होगा ना, ठीक है, राइट। तो ये हो गया W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, यानी
जो हमने एनर्जी की बात कही थी कि सरफेस एरिया जब हम इंक्रीज करते हैं लिक्विड को नीचे से ऊपर आने में अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स वर्क करना पड़ता है एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, दैट इज W इज इक्वल टू T इनटू डेल्टा A। ये आपको वर्क करना पड़ता है। और हमने क्या डिफाइन किया था, सरफेस एनर्जी, है ना, राइट। अब क्या हो गया, इसका मतलब T इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा A, और ये सरफेस टेंशन और वर्क डन के बीच में रिलेशन है। यस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड वर्क डन। और मुझे लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं इफ डेल्टा A इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर T इज इक्वल टू वर्क डन, T इज इक्वल टू W। यानी यूनिट सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए जितना वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द सरफेस टेंशन, और इस प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस वजह से काम करिए, आप मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इसको लिख भी दिया है कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म बाय यूनिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन टू इंक्रीज यूनिट एरिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये डेफिनेशन हो गई, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे का टॉपिक अभी बताता हूं। स्टूडेंट्स, नाउ द इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन। तीन चीजें सरफेस टेंशन को अफेक्ट करती है। वन इज द कंटामिनेशन, सेकेंड वन इज द इफेक्ट ऑफ सॉलिड एंड थर्ड वन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कंटामिनेशन, अगर वाटर की सरफेस पर डस्ट या ग्रीस या ऑयल इस तरीके की कुछ चीजें डाल दी जाए, देखिए इफ वाटर सरफेस हैज डस्ट, ग्रीस और ऑयल, then surface tension of water reduces। कंटामिनेशन से surface tension reduce कर जाता है, नंबर वन। नंबर टू, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट मोर सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल है, तो surface tension क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और अगर लेस सॉल्युबल है तो surface tension डिक्रीज करता है। देखिए मैंने लिखा हुआ है इफ द सॉल्यूट इज वेरी सॉल्युबल देन surface tension of liquid increases। एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट अगर है, सोडियम क्लोराइड, नमक, अगर आपका वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाता है ना। तो इस कंडीशन में अगर वाटर में नमक मिला देंगे, सॉल्ट मिला देंगे, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट मोर सॉल्युबल है। और वहीं पर अगर हम सोप या फिनॉल वाटर मिला दें तो सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है, बिकॉज ऑफ सोप और फिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, राइट। और तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। यानी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। सरफेस टेंशन डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ डिक्रीज कर रहा है। यस, बात समझ में आ गई। तो ये चीज है, दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूं वो है कुछ फेनोमेना। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि हमको हॉट सूप या गरम गरम ताजा फ्रेश खाना टेस्टी लगता है, और वही जब ठंडा हो जाता है, चाहे सूप हो या खाना हो, तो टेस्टी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसका सरफेस टेंशन कम होता है, और जब सरफेस टेंशन कम होता है तो पूरी टंग के ऊपर स्प्रेड कर जाता है डीपली, तो सारी टेस्ट बड्स को टेस्ट मिलता है और कॉम्बिनेशन हमको टेस्ट मिलता है। अच्छा, वही जब फूड जो है या सूप ठंडा हो गया तो क्या होगा, उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा, और सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगा, यानी वो पूरी टंग पे ठीक से स्प्रेड नहीं हो पाएगा और सारी टेस्ट बड को टेस्ट नहीं मिलेगा, और इसलिए वो हमको टेस्टी नहीं लगता है। तो अगर कोई पूछता है कि हॉट सूप टेस्टी होता है क्यों, उसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन, जो मैंने बताया आपको। सेकेंड थिंग, जैसे अगर हम कपड़े धो रहे हैं
राइट। नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसको हॉट वाटर से वॉश करेंगे, हॉट वाटर से वॉश करेंगे तो वो क्या होगा, ज्यादा साफ होंगे। यानी हॉट वाटर से कपड़ों की सफाई जब होती है तो वो ज्यादा साफ क्यों होते हैं, क्योंकि वाटर जब हॉट है तो क्या हो गया, उसका सफिस्टेशन कम हो गया, ठीक है ना। तो सफिस्टेशन कम हो गया तो वो स्प्रेड ज्यादा करेगा, एरिया ज्यादा कवर करेगा ना, तो वही डिटर्जेंट जो है डीपली इंटर करता है और डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। यही डिटर्जेंट का काम भी है। डिटर्जेंट मिलाते हैं तो सफिस्टेशन कम हो जाता है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डस्ट ऑयल सफिस्टेशन रिड्यूसेस, राइट, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। ऐसे ही जो निडल है, निडल आयरन की है, उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, वाटर में डूब जानी चाहिए, लेकिन क्या होता है, हम जब उसको वाटर सरफेस पे स्मूथली पुट करते हैं तो वो क्या होती है, वो आपकी उस पे फ्लोट करती है बिकॉज ऑफ द सफिस्टेशन। या कैम्फर, एक डक है, प्लास्टिक की लाइट डक, उसके नीचे कैम्फर पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए और उसके बाद वाटर में रख दीजिए, तो क्या होगा, वो डक ऐसे ऐसे करके जिगजैग करके घूमना शुरू कर देती है। क्यों, क्योंकि कैम्फर अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो मेल्ट करेगा, जहां से मेल्ट करेगा उस पोर्शन का सफिस्टेशन डिक्रीज हो जाएगा, दूसरे पोर्शन का सफिस्टेशन ज्यादा होगा और उसका इफेक्ट होगा कि वो डक ऐसे ऐसे करके मूव करने लगेगी, राइट। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द सफिस्टेशन एंड विद दिस today's lecture is over. Thank you. God bless you. इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स यहां पर आ गए। टेम्परेचर का इफेक्ट, सॉलिड का इफेक्ट, सॉरी कंटामिनेशन का इफेक्ट, ये सब चीजें, राइट। थैंक यू। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। बड़ी चाची का